जय हिंद दोस्तों। मैं एमजेड खान खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने लगातार आपको कलाकार, समकालीन कलाकार, इंडियन आर्ट, वेस्टर्न आर्ट, टेक्निकल आर्ट पे सब पे वीडियो आपको मैंने दिए हैं। और मैं एक बात आपको बता दूं कि आपको बीच बीच में आपको मैं टेस्ट पेपर, लाइव टेस्ट पेपर भी कराता चल रहा हूं। वो चैप्टर वाइज हैं, लेकिन जो मैंने मॉडल पेपर मैं इस हफ्ते से शुरू करने जा रहा हूँ, यानी शनिवार और रविवार से, यानी सैटरडे और संडे से जो मॉडल पेपर होगा वो पेड ऐप पे क्लास होगी। वो मात्र 15 रुपये रखा है, जिसमें 40 बुकलेट का टारगेट अभी है। आप 40 बुकलेट के लिए जुड़ते हैं तो आपको 600 रुपये जमा करना पड़ता है, यानी 15 रुपये पर बुकलेट। और उस बुकलेट को जब आप सॉल्व करेंगे तो 125 क्वेश्चन को में आधे क्वेश्चन सैटरडे को और आधे क्वेश्चन संडे को कराएंगे। आपको लग रहा है कि 125 क्वेश्चन है, मैं इसमें व्याख्या इतना करा दूंगा कि वो एक क्वेश्चन 4 गुना बराबर होगा, यानी 4 के बराबर होगा। और इस तरह से आपके कुल लगभग 500 क्वेश्चन एक बुकलेट में मैं तैयार करा दूंगा। और इसका परिणाम ये रहा है कि लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है। आप चाहें तो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं कि मैंने कई जो छात्र छात्राओं के जो सिलेक्शन उसमें मैंने डाले हैं। ऐसे तो बहुत सारे, लेकिन बहुत लोग को, दूर दूर वाले जो ऑनलाइन वाले थे, मैं उनको नहीं बुला पाया, लेकिन जो आ सके उनके मैंने वीडियो डाले हैं। तो आज एक बात और बता दें आपको हम कि अगर ऑनलाइन भी क्लास मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास मुझसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों रहती है। अभी ऑनलाइन का नया बैच मैंने शुरू किया है और कम फीस में। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर, फीस मेरी पिछली साल उससे पहले मैंने जितनी फीस थी उसकी जस्ट आधी कर दी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें नहीं जुड़ पाते हैं। कहीं से जो है वो घर परिवार से मजबूत नहीं हैं। तो इसके लिए भी मैंने कम से कम फीस रखी है। आप चाहो तो मुझसे जुड़ करके क्लास ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट पेपर भी ज्वाइन कर सकते हो। तो फिलहाल जिसको मैं लेके आया उसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। इनका जन्म 7 मार्च 1861 में कलकत्ता के जोरासांको में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है 7 अगस्त 1941 कलकत्ता में ही हुई थी। इनका इनके इनके पिता का नाम पिता का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर इनके पिता का नाम था। और इनकी माता का नाम शारदा देवी। माता का नाम था शारदा देवी। ध्यान रखिएगा, इनकी माता का क्या नाम था? शारदा देवी। इनके कई भाई थे। आइए देखते हैं कि इनके भाई कौन कौन थे। इनके भाई जो थे, एक का नाम था गुणेंद्र नाथ टैगोर। गुणेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, गुणेंद्र नाथ टैगोर। द्विजेंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर। और ज्योतिरिंद्र नाथ टैगोर। ज्योतिरिंद्र नाथ टैगोर, ये इनके भाई थे। और इनके भतीजे आपको पहले मैं बता चुका हूं। इनके भतीजे जो हैं, अवनींद्र नाथ टैगोर और गगनेंद्र नाथ टैगोर, इनके भतीजे थे। इनकी पत्नी का जो नाम था वो था शारदा देवी। इनकी पत्नी का नाम शारदा देवी। शारदा देवी, ये इनकी पत्नी का नाम था। और इनकी बहन का नाम स्वर्ण कुमारी। स्वर्ण कुमारी, ये इनकी बहन थी, जो एक उपन्यासकार थी। समझ रहे हैं? तो ये इनका एक टैगोर परिवार था।
और या ये कह लें ठाकुर परिवार था, जिनका संबंध जो है रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ था। तो आइए बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर को भारतीय कला का जन्मदाता माना जाता है। ध्यान रखिएगा, भारतीय कला का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आप कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय कला बोला, भारतीय चित्रकला नहीं है। भारतीय कला का जन्मदाता जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारतीय चित्रकला का जन्मदाता और भारतीय चित्रकला का पिता, यानी पिता कह सकते हैं, और भारतीय चित्रकला का पितामह, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कौन है। आप मेरे पिछले वीडियो में जाएंगे, कुछ मैंने वीडियो डाल रखे हैं, जैसे राजा रविवर्मा हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, उनमें आप इसके आंसर पा सकते हैं। आप आंसर देख करके बता सकते हैं, अगर आपको मालूम है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैंने कहा रविंद्रनाथ टैगोर को भारतीय कला का जन्मदाता माना जाता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी वो कलकत्ता में हुई, और आगे की पढ़ाई करने के लिए 1878 में ये चले गए थे लंदन। ठीक है, 1878 में ये इंग्लैंड चले गए, और लंदन में इन्होंने यहाँ से वकालत की डिग्री प्राप्त की। वकालत की डिग्री प्राप्त की। ध्यान रखिएगा, यहाँ से इन्होंने पहले आगे की शिक्षा की, उसके बाद फिर यहाँ से वकालत की डिग्री प्राप्त की। लंदन के जिस स्थान से उन्होंने वकालत प्राप्त किया था, उस स्थान का नाम था ब्रिजटोन। ब्रिजटोन पब्लिक स्कूल से इन्होंने आगे की पढ़ाई की, फिर वहाँ के लंदन के लॉ विश्वविद्यालय से उन्होंने वकालत की डिग्री अर्थात इन्होंने ला किया वहाँ से। और इस तरह से वो वापस जब आए तो इनके पिता जो है वो एक आश्रम चलाते थे। आइए देखते कौन सा आश्रम इनके पिता चलाते थे। 1863 में पिता देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1863 में वीरभूम जिले में इन्होंने, पहले कलकत्ता में था लेकिन बाद में ये जिला बदल गया, वीरभूम चला गया। तो वीरभूम जिले में इन्होंने एक आश्रम खोला और उस आश्रम का नाम था बुलिया तोरे ब्रह्मचर्य आश्रम ऊपर लिख दिया मैंने। तो बुलिया तोरे ब्रह्मचर्य आश्रम इन्होंने 1863 में इन्होंने खोला था। समझ रहे हैं? ध्यान रखिएगा, पिता ने 1863 में बुलिया तोरे ब्रह्मचर्य आश्रम खोला था। और इसी आश्रम में 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर, ध्यान रखिएगा, टैगोर ने 1901 में 5 छात्रों को लेकर, कितने? 5 छात्रों को लेकर एक स्कूल खोला जिसे शांति निकेतन के नाम से जाना जाता है। लेकर स्कूल खोला और उसका नाम है, उस स्कूल का नाम है शांति निकेतन। ये उसी आश्रम में ही खोला गया, 5 छात्रों को। तो जिस शांति निकेतन में जिस स्कूल खोला गया था वो पहले किसके नाम से जाना जाता था? वो एक आश्रम था और वो बुलिया तोरे ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से जाना जाता था। तो प्रश्न आया है और आ सकता है कि आश्रम कब स्थापित हुआ? तो कहेंगे 1863 में। और शांति निकेतन कब स्थापित हुआ? तो आप कहोगे सीधे
कि 1901 में, जो मैंने यहाँ लिख रखा है, ये समझ रहे हैं। तो इस तरह से शांति निकेतन में बच्चों को पढ़ाते थे और इसी शांति निकेतन को कालांतर में महात्मा गांधी ने 60,000 रुपए का अनुदान किया था। ध्यान रखिएगा, इस आश्रम के लिए 60,000 रुपये का 60,000 रुपए का गांधी ने अनुदान किया था, याद रखिएगा, ठीक है। 60,000 रुपए का अनुदान किया था। आइए आगे देखते हैं। ये नॉर्मली आश्रम चला रहे थे कलकत्ता में, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जो वीरभूम जिले में अब वर्तमान में है। ब्रिटिश सरकार यहाँ पे ये देख रही थी कि हिंदू और मुसलमानों में बड़ी एकता है, और राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1885 में स्थापित की गई थी, उस कांग्रेस संस्था के माध्यम से वो अपनी मांगे धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा क्यों ना हिंदू और मुसलमानों को उनको तोड़ दिया जाए। डायरेक्ट तोड़ नहीं सकते थे, तो इसीलिए उन्होंने बंगाल विभाजन करने की योजना बनाई और 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। तो 1905 में पश्चिम बंगाल का विभाजन किया। इसमें सभी लोगों ने, बड़े बड़े वर्ग के लोगों ने इसका विरोध किया, बंगाल विभाजन ना किया जाए। उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर भी शामिल थे, और इस बंगाल विभाजन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि एक दूसरे के गले मिलो, एक दूसरे के हाथ में राखी बांधो। तो इस तरह से बहुत सारी एक दूसरे साथ में हिंदू मुसलमान जाकर के गंगा में स्नान किया। सारे लोग सब ये जताया कि हम सब एक हैं, हम लोग अलग नहीं हैं। और इसी बीच रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीत, बंगला भाषा में गीत की रचना की। बंगाल विभाजन के दौरान बंगला भाषा में इन्होंने एक गीत की रचना की, और उस गीत का नाम है अमार सुनार बंगला। याद रखिएगा, उस गीत का नाम क्या है? उस गीत का नाम है अमार सुनार बंगला। अमार सुनार बंगला, ये गीत ध्यान रखिएगा। इस गीत की रचना, अमार सुनार बंगला के रूप में ये गीत की रचना इन्होंने की। और यही गीत 1972 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया, राष्ट्रीय गीत हो गया। समझ रहे हैं? यही गीत जो है 1972 में जब बांग्लादेश बना, तो बांग्लादेश का ये राष्ट्रीय गीत आज वर्तमान में बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है या राष्ट्रगान है, वो कौन सा है? तो अमार सुनार बंगला, जो बंगला भाषा में लिखा गया है। और इसे लिखने वाले कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। कब लिखा था? बंगाल विभाजन के दौरान। और ये बंगाल विभाजन चलता रहा। बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, कुछ लोगों पर दबाव बना के इनको बाहर देश छोड़ना भी पड़ा। बहुत सारी घटनाएं हुई, ऐतिहासिक बातें हैं। फिर उसके बाद पता ये चला कि 1910 में जॉर्ज पंचम जो सम्राट है वो यहाँ आ रहे हैं, और एक उम्मीद जगी कि शायद अब बंगाल विभाजन रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो आइए ध्यान दें, 1910 में सम्राट जॉर्ज पंचम, सम्राट कौन है? जॉर्ज पंचम भारत आ रहे थे। कहाँ आ रहे थे? भारत आ रहे थे। इनके स्वागत के लिए कहाँ आ रहे थे? इनके स्वागत के लिए दिल्ली के कोरोनेशन पार्क, ये याद कर लीजिएगा, कोरोनेशन पार्क में पंडाल लगाया गया। ठीक है, और उस पंडाल को सुसज्जित किसने किया? सुसज्जित किया था नंदलाल बसु और प्लस असित कुमार हलदार जैसे लोगों ने इसको, पंडाल को सुसज्जित किया था।
कहाँ आ रहे थे? दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में दिल्ली दरबार लगना था। इसी बीच में जब पता चला कि आ रहे हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1900 गीत में एक नए गीत की रचना की। ध्यान रखिएगा, 1900 1910 में रविंद्रनाथ टैगोर, ध्यान देना, 1910 में रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, टैगोर ने बंगला भाषा में एक गीत की रचना की, और जन उस गीत का नाम है जनगण मनगण अधिनायक। जनगण मनगण अधिनायक, भारत भाग भाग विधाता। ये एक गीत बंगला भाषा में लिखा था, जनगण मनगण अधिनायक भारत भाग विधाता। इस गीत को लिखा गया। लिखने के बाद बंगला भाषा में इसको इसको भारतीयों ने उस कोरोनेशन पार्क में जॉर्ज पंचम के स्वागत में से गाया गया। जॉर्ज पंचम प्रसन्न हुए, उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। राजधानी जो पहले कलकत्ता थी, कलकत्ता से उठा करके उस राजधानी को दिल्ली बनाया, और 1912 में पूरी तरह से राजधानी को संवैधानिक रूप से कलकत्ता से राजधानी दिल्ली परिवर्तित कर दिया। फिर यही जनगण मनगण अधिनायक भारत भाग विधाता कांग्रेस के मंच से, ध्यान रखिएगा, यही यही वाला गीत जो है वो, ध्यान रखिएगा, ये वाला गीत जो है कांग्रेस के, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के के अधिवेशन, कांग्रेस के मंच से अधिवेशन, कब का अधिवेशन? 1911। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे, ध्यान दीजिएगा, इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। कौन अध्यक्ष थे इसके? इसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। और इस अधिवेशन में, ध्यान देना, समझ रहे हैं, इस अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में ये वाला गीत गाया गया। गीत गाया गया, और किसने गाया था? वो गाया था सरला ने। सरला कौन? ये रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी थी। किसने गाया था बंगला भाषा में? ये रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी थी, जिनका नाम था सरला। याद रखिएगा, उनका क्या नाम था? 1911 में इन्होंने गाया था। ये रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी थी, जो बंगला भाषा में गाया था। क्या था? जनगण मनगण अधिनायक भारत भाग विधाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी गीत को आजादी के बाद, ध्यान रखिएगा, आजादी के बाद इसी गीत को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 24 जनवरी 1950 में इसे राष्ट्रगान घोषित कर दिया। आज वर्तमान में यही हमारा जनगण मनगण अधिनायक वाला जो है, ये गीत जो है वो राष्ट्रगान हो गया है। इस राष्ट्रगान का कुछ लोगों ने विरोध भी किया है। सबसे पहले हिंदी कवि
रघुवीर सहाय ने विरोध किया था। इसके विरोध करने वाले कौन है? इस गीत का विरोध, गीत नहीं कहेंगे अब हम, ये हो गया राष्ट्रगान। ठीक है, कहाँ लिखा है ये? इस राष्ट्रगान का विरोध करने वाले सबसे पहले हिंदी कवि रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय ने इसका विरोध किया था। क्यों किया था बताता हूं। विरोध करने का कारण सिर्फ इस बात को लेकर है कि जनगण मनगण, जनगण मतलब भारत की जनता, जनगण मनगण, मैंने बोला ना जनगण मनगण अधिनायक, अधिनायक कौन? जार्ज पंचम। भारत भाग विधाता कौन? जार्ज पंचम। तो भारत के भाग विधाता कौन? जार्ज पंचम। चलो ठीक है, देश आजाद होने नहीं जब आजाद हुआ था तो उनके स्वागत में गाया गया था, ठीक था, बनाया भी सही था। लेकिन आजादी के बाद इसको नहीं होना चाहिए था। इसका विरोध कुछ लोगों ने किया और सबसे पहले विरोध करने वाले का नाम है रघुवीर सहाय। और उन्होंने कहा है कि आज भी हमारे भारत के भाग विधाता कौन है? सम्राट हैं। जनगण मनगण अधिनायक, आज भी लिखा हुआ जनगण मनगण अधिनायक भारत भाग विधाता। इस बात को लेकर विरोध है कि ये मेरे भारत के भाग विधाता हैं, ये हमारे जो हैं जनगण मनगण भारत की जनता के ये विधाता हैं और अधिनायक हैं। तो इसका विरोध किया था रघुवीर सहाय ने। तो इस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर के इस गीत की को भारत का राष्ट्रगान घोषित किया है। इस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर ने कुल 2230 गीतों की रचना की थी। इनके कुल गीत कितने हैं? कुल गीत की रचना जो है वो कितने हैं? 2230 गीत हैं। और इन 2230 गीत को रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम रविंद्र संगीत के नाम से जानते हैं। कुल गीत 2230 गीत हैं। अब आइए थोड़ा से दूसरी तरफ चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, ध्यान दीजिएगा, एक अच्छे कवि लेखक भी थे। इनको इनको विश्व कवि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इनको विश्व कवि, विश्व कवि कहा जाता है। ये शब्द विश्व कवि शब्द पहली बार सोफिया नामक पुस्तक में आया है। सोफिया नामक पुस्तक में पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया गया है, विश्व कवि। और इनको लोग गुरुदेव भी कहते थे। किस नाम से जानते हैं इनको? गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। इनको लोग गुरुदेव भी कहते थे, भी कहते थे। याद रखिएगा, इनको विश्व कवि और गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर हो रहा है? आइए आगे देखते हैं। 1912 में इन्होंने 1912 में इन्होंने गीतांजलि नामक जो है एक गीतांजलि नामक एक पुस्तक की रचना की थी। ध्यान रखिएगा, 1912 में कौन सी है? गीतांजलि। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि नामक गीतांजलि गीतांजलि पुस्तक की रचना की। और इस पुस्तक पे 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार मिला था। साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के पाने वाले ये पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। समझ रहे हैं? 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार के रूप में इनको सम्मानित किया गया था। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। इनकी अन्य पुस्तकें कौन कौन सी हैं? ध्यान दीजिएगा। जीवन स्मृति, कलिका,
छड़िका, काबुली वाला, शिशु भोलानाथ, शिशु भोलानाथ, कथाओ कहानी, ये समझ रहे हैं, कथाओ कहानी, चोखेर बाली, चोखेर बाली और मऊहा जैसी पुस्तकों की इन्होंने रचना की थी। तो एक अच्छे कवि लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर, ध्यान दीजिए, इन्होंने 1915 में ब्रिटिश सरकार ने एक उपाधि से सम्मानित किया, और उपाधि थी वो नाइटहुड, नाइटहुड, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सर, सर का टाइटल दिया था नाइटहुड। लेकिन ये उपाधि 15 मिली, लेकिन 1919 में वापस कर दिया। ये उपाधि 1919 में ब्रिटिश सरकार को लौटा दिया। और लौटाने का कारण क्या था? कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड को आप लोग शायद जानते होंगे। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी, बहुत सारे सिख भाई मारे गए थे। तो उसको हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम जानते हैं, जो अमृतसर में हुआ था। इसको लेकर के इन्होंने जो है ये उपाधि इन्होंने ब्रिटिश सरकार को दुख में वापस कर दिया था कि ये बहुत बड़ी घटना है, जो हम इसको नहीं चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने 1915 में ब्रिटिश सरकार को मिले ये दिया, और 1919 में इन्होंने वापस कर दिया। आइए आगे देखते हैं। 1917 में 1917 में 17 से 23 के बीच में इन्होंने गीतांजलि, गीतांजलि नामक एक संस्था, नामक एक संस्था स्थापित किया, एक संस्था स्थापित किया। ध्यान रखिएगा, मैंने बताया कि 1917 से 23 के बीच में गीतांजलि संस्था स्थापित किया। इस संस्था के माध्यम में रहते हुए इन्होंने बहुत सारी जो है पुस्तकें भी लिखी थी। समझ रहे हैं? जैसे गीत लिखा था, पुस्तकें लिखी, जैसे डाकघर, 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 फाल्गुनी, फाल्गुनी आदि। और इस संस्था का पहला अध्यक्ष बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर को, सॉरी नंदलाल बसु को। किसको बनाया था? इसका पहला अध्यक्ष जो बनाया था, अध्यक्ष बनाया था किसका? तो ध्यान रखिएगा, इसका अध्यक्ष बनाया था नंदलाल बसु को, नंदलाल बसु को। जो मैंने 1901 में शांति निकेतन स्थापना के कराई थी, वो 1919 तक आते आते वहां पर रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कला भवन स्थापित किया। तो ध्यान रखिएगा, शांति निकेतन में, शांति निकेतन में 1919 में कला भवन स्थापित किया। समझ रहे हैं? कला भवन स्थापित। इस कला भवन के प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष जो थे अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्र नाथ टैगोर। ध्यान रखिएगा, इसके पहले अध्यक्ष थे अवनींद्रनाथ टैगोर को बनाया गया था। कब? 1919 में, 1919 में स्थापित हुआ। यही आगे चल करके शांति निकेतन 1921 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। किस नाम से? ये 1921 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय
के नाम से जाना गया, ध्यान रखिएगा, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। और इस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर का इतना बड़ा योगदान है कि आज बड़े बड़े कलाकार जो हैं शांति निकेतन से निकल चुके और अभी भी निकल रहे हैं। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन स्थापित किया था। आइए आगे देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर 1924 से 1926 में विश्व भ्रमण किया, विश्व भ्रमण किया। और साथ में कौन था रविंद्रनाथ टैगोर के साथ? रविंद्र के साथ जो थे वो नंदलाल बसु थे। अब बसु एक चित्रकार थे, जहां जहां जाते नंदलाल बसु जो है वो चित्रकारी सीखने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे देखते देखते रविंद्रनाथ टैगोर के अंदर भी चित्रकारी करने की जिज्ञासा आ गई। और जब वापस आए तो 1900 कब की बात है? 1926। तो 1926 में इन्होंने चित्रकारी करना शुरू किया और उस समय उनकी आयु थी 67 वर्ष की आयु। ध्यान रखिएगा, 1926 से उन्होंने चित्रकारी करना शुरू किया और उस समय उनकी आयु थी 67 वर्ष। अब कहीं पर विकल्प देते हैं 65 वर्ष, कहीं देते हैं 67 वर्ष, कहीं देते हैं 68 वर्ष। तो मेरे अकॉर्डिंग 67 वर्ष। तो 67 वर्ष की आयु में चित्रकारी करना शुरू किया और 1926 से लेकर 30 तक लगातार चित्रकारी करते रहे। और फिर 1930 में इन्होंने अपनी पहली प्रदर्शनी भारत में नहीं लगाई, विदेश में लगाई। ध्यान रखिएगा, इनकी पहली प्रदर्शनी 1930 में कहाँ लगी? 1930 में पेरिस में लगी। पेरिस 1930 में पहली प्रदर्शनी कहाँ लगी? पेरिस में, पेरिस के पिंगाल आर्ट गैलरी में लगी। पिंगाल आर्ट गैलरी में इनकी पहली प्रदर्शनी लगी, पहली बार। उसके बाद इनकी प्रदर्शनी मॉस्को, लंदन, न्यूयॉर्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, कई शहरों देशों में इनकी प्रदर्शनी लगी। और इस तरह से ये एक भारत के प्रथम प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार हुए। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार है राजा रवि वर्मा। भारत का प्रसिद्ध पहला अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार है रविन्द्रनाथ टैगोर। और इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है भारतीय कला का जन्मदाता। भारत में इनकी पहली प्रदर्शनी कहाँ लगी? भारत में इनकी पहली प्रदर्शनी 1931 में बंबई, 1932 में कलकत्ता, फिर 1933 में फिर बंबई। लगातार इनकी प्रदर्शनी भारत के बाहर और भारत में इनकी प्रदर्शनी लगती रही और एक जाने माने कलाकार के रूप में ये फेमस हो रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने एक बात कही थी, इन्होंने एक बात कहा था कि मैं अभी तक की साहित्य और संगीत में अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहा था। अब मेरी भावनाएं जो हैं, मेरी जो मन है, वो अब जो है वो तूलिका के माध्यम से चित्रकला की ओर ध्यान दे रहा है। इस तरह के इन्होंने कथन कहा था और इस तरह से लगातार चित्रकारी करते रहे। और फिर 1946 में, ध्यान देना, 1946 में यूनेस्को के द्वारा विश्व के जाने माने कलाकारों, जाने माने कलाकारों, ध्यान रखना, मैंने क्या कहा है? 1946 में यूनेस्को के द्वारा विश्व के जाने माने कलाकारों, समझने मेरी बात को, जाने माने कलाकारों के चित्रों को रखा जाना था। जाने माने कलाकारों के चित्रों में रविंद्रनाथ टैगोर के भी चित्र
ठीक है, प्रदर्शनी में रखे गए थे। जो विश्व के बड़े बड़े कलाकारों के चित्र मंगवाए गए थे और यूनेस्को के द्वारा प्रदर्शित करने थे, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर के भी चित्र रखे गए थे। और उनकी संख्या कितनी थी? वो संख्या थे 4। इनके 4 चित्र, रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र रखे गए थे। और इस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर और भी फेमस हो गए। समझ आ रहा आप लोग को? ये 3 प्रकार, ये इन्होंने जो चित्र बनाना शुरू किया है, वो 3 समय समय पर अपने को बदलते रहे हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इनके चित्र पहले प्रारंभ में चित्र, प्रारंभ में ये चित्र भूत प्रेत संबंधी बनाते थे। प्रारंभ में कैसे बनाते थे? भूत प्रेत संबंधी बनाते थे। ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं? भूत प्रेत। और ये अधिकतर ये वाले चित्र अंडाकार होते थे, अंडाकार चित्र होते थे, यानी अंडाकार आकृतियां होती थी, अंडाकार आकृतियां होती थी। ध्यान रखिएगा, तो अधिकतर अंडाकार आकृतियां होती थी। समझ रहे हैं? आगे ध्यान दें, ये पहली बार मध्य में कैसे करते थे? मध्य में जो चित्र बनाते थे, यानी पहले शुरुआत में ये करते थे, बीच में ये नारी संबंधी चित्र बनाते थे। और ये इनका प्रिय विषय भी था, ये इनका प्रिय विषय भी था, ये इनका प्रिय विषय भी था। और इस तरह चित्र बनाते थे। कहते हैं कि इन्होंने नारी को एक घने केश वाली नारी दिखाया है, और दूसरी ओर नारी को हृदय विहीन अंग वस्त्र टाइप के उन्होंने चित्र भी दिखाया है। तो दोनों तरह, एक एक सुख वाली नारी, एक दुख वाली नारी, तो दोनों तरह के इन्होंने चित्र बनाने का प्रयास किया है। और अंतिम समय में ध्यान देना, अंतिम समय में इन्होंने दृश्य चित्र बनाया है, और प्लस मछली के चित्र बनाया है। ठीक है, तो ये जो चित्र शुरू बनाते थे, तो बिल्कुल ऐसे चित्र बनते जैसे बच्चे बनाते हैं। तो इसीलिए इनके चित्रों में अभिव्यंजनावादी का प्रभाव दिखता है। इनके चित्र में, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों में अभिव्यंजनावाद का प्रभाव, अभिव्यंजनावाद का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है। और जब चित्र बनाते थे तो मिश्रित रंगों का प्रयोग करते थे। किस तरह के रंगों का? ध्यान रखिएगा, मिश्रित रंगों का प्रयोग करते थे। समझ रहे हैं? और रंग ना मिलने पर प्रयोग करते थे। ठीक है, रंग करते थे, रंग ना मिलने पर, रंग ना मिलने पर, ठीक है, ध्यान देखना, मिश्रित रंगों का प्रयोग करते तो रंग ना मिलने पर, समझ रहे हैं, रंग ना मिलने पर ये हल्दी, स्याही, फूल पत्ती आदि का भी प्रयोग करते थे, आदि का भी प्रयोग करते थे। ध्यान रखिएगा, तो इस तरह से ये इनका भी प्रयोग करते थे, हल्दी, स्याही और फूल पत्ती का भी प्रयोग करते थे। इनके चित्रों की आलोचना भी की है। आलोचना करने वाले कौन हैं? इनकी चित्रों की आलोचना करने वाले सबसे पहले हैं आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी, इन्होंने इनके चित्रों की आलोचना की है। क्या कहा है? कहा रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों में बचपना
दिखाई देता है। यानी कि चित्रों में बचपना दिखाई देता है, बचपन बच्चे बच्चे जो चित्र बनाते हैं उस तरह का बचपना दिखाई देता है। इसके अलावा और किसने आलोचना की है? इसके अलावा आलोचना करने वाले का नाम है जया अप्पा स्वामी। दूसरे कौन है? दूसरे का नाम है जया अप्पा स्वामी। इन्होंने कहा है कि इनके चित्रों में डरावनापन डरावनापन ठीक है, डरावना, इनके चित्रों में डरावनापन दिखता है। इनके चित्रों में क्या दिखता है? डरावनापन दिखता है। इनके चित्रों में गंभीरता दिखती है, गंभीरता दिखाई देती है। इनके चित्र चमकहीन हैं, यानी चमकदार नहीं है, चमकहीन है। इस तरह का ये कथन जया अप्पा स्वामी ने कहा है। इसी तरीके से एक और है, उनका नाम है डब्ल्यू जी आर्चर। कौन है? डब्ल्यू जी आर्चर। डब्ल्यू जी आर्चर ने इनके चित्रों की तुलना इनके चित्रों की तुलना पाश्चात्य चित्रकार, क्या नाम है, फ्रायड, विद्वान फ्रायड और जुंग, किससे? जुंग, क्या नाम इनका है? जुंग कलाकारों से की है। तो इस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर एक जाने माने कलाकार के रूप में भी जाने गए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र और मूर्तियां भी बनाई गई हैं। किसने बनाया है? रविंद्रनाथ टैगोर के का जल रंग चित्र, रविंद्रनाथ टैगोर का जल चित्र किसने बनाया? तो कहेंगे अवनींद्र ने। अवनींद्र नाथ टैगोर ने बनाया है। इनका तैलचित्र तैलचित्र दो लोगों ने बनाया है। एक गगनेंद्र ने बनाया है, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया है। और किसने बनाया है? और बनाया है किसने? यामिनी राय ने। ये और इनकी मूर्ति किसने बनाई है? ध्यान रखिएगा, इनकी मूर्ति किसने बनाई है? इनकी मूर्ति रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति, रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति ये किसने बनाया है? तो ये बनाएंगे असित कुमार हलदार ने। असित कुमार हलदार। और किसने बनाया है? राम किंकर बैज, राम किंकर बैज। ये तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र और मूर्ति इन्हीं लोगों ने बनाए, देख लें इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए रविंद्रनाथ टैगोर के प्रमुख चित्र देख लेते हैं, कौन कौन इनके कुछ प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, देखते हैं। प्रमुख चित्र, अन्य प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? जैसे पक्षी, ये इनका सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र है, ठीक है। चंडालिनी, साक्षात्कार, कौन सा है? साक्षात्कार। साक्षात्कार। इसके अलावा पक्षी युगल, पक्षी युगल, वेदना, काबुली वाला, ये किताब और पुस्तक दोनों हैं, ये किताब भी है चित्र भी है। काबुली वाला, थके हुए यात्री, थके हुए यात्री, माँ व बच्चा, माँ और बच्चा, प्राचीन कानाफूसी, कानाफूसी। और क्या है? मशीन मैन, मशीन मैन,
पक्षी दूत हो गया है, पक्षी दूत। और कौन सा है? पक्षी दूत। इसके अलावा कूदता हुआ हिरण, कूदता हुआ हिरण। तो ये इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं, सामने देख लें आप लोग, ये इनके प्रमुख चित्र हैं। इसके अलावा ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी ने दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली ने 40 चित्रों को लेकर एक एल्बम बनाया है, एल्बम बनाया था। तो ध्यान दें कि रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों को लेकर के ललित कला अकादमी ने 40 चित्रों को लेकर के एक एल्बम बनाया था। फिर ध्यान दें, रविंद्रनाथ टैगोर भारत में पाने वाले पहले नोबेल पुरस्कार कहे जाते हैं। गीतांजलि नामक पुस्तक पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको भारतीय कला का जन्मदाता भी कहा जाता है, इनको विश्व कवि भी कहा जाता है, इनको गुरुदेव भी कहा जाता है। और इस प्रकार से ये एक जाने माने चित्रकार के रूप और कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार बता दूं कि ऑनलाइन क्लास में मैंने 50% यानी 50% का डिस्काउंट कर रखा है। अभी समय है, वैकेंसी आ जाएगी, मेरी फीस जस्ट डबल हो जाएगी। तो जिनको जुड़ना है, जुड़ करके और सिलेक्शन पा सकता है। मेरे नोट्स ही रामबाण हैं, जो अगर जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ऑनलाइन पेड क्लास में, वो सीक्वेंस है, स्टेप बाय स्टेप है। अगर आप उससे जुड़ते हैं तो ये मैं दावा करता हूँ कि उसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता है। तो एक बार जुड़ें और जुड़ करके उसका लाभ उठाएं। तो जल्द फिर मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो साथ, तब तक की जय हिंद।